गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शब्द, पद और पदबंध। ठीक है, अध्याय 1 जो जिसमें दिखा रहा है। अब ये व्याकरण का वह चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपको 10th में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है व्याकरण का, वो ये है पदबंध। अकेले पदबंध में सभी व्याकरण के नियम आ जाते हैं। जैसे संज्ञा आ जाएगा, कारक आ जाएगा, लाइन से आपके लिंग आ जाएगा। यानी सारे व्याकरण का जिसको ज्ञान होगा वही पदबंध कर पाता है। तो पहले हम जानते हैं शब्द क्या है, फिर पद और पदबंध किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। यहाँ देखिए, स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं लगा रहता है। सार्थक यानी जिसका कोई मतलब हो। सार्थक यानी कि जिसका कोई सही मतलब हो। जैसे कोई शब्द है घर, उसको हम रघ बोले तो कोई मतलब नहीं होगा। वो भी जो है वर्णों का एक समूह है पर सार्थक नहीं है। तो जो सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे ध्वनि के समूह को हम शब्द कहते हैं। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे घर, गुलाब, रमेश, कुसुम, स्कूल, कमल, सुंदर आदि। वर्ण समूह तभी शब्द कहलाता है जब उसका कोई ना कोई अर्थ हो। बिना अर्थ वाला वर्ण समूह कभी भी शब्द नहीं हो सकता। जैसे नक कहो तो कोई शब्द नहीं है क्योंकि इस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है। किंतु न क के स्थान पर नाक कहते ही यह वर्ण समूह शब्द बन जाता है। यानी कि आप ये समझ लो कि जिसका कोई अर्थ है, जिन शब्द के वर्णों के समूह का, उसी को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द का महत्व जान लेते हैं। शब्द का महत्व क्या है? शब्द किसी भी भवन की ईंट की तरह है। जैसे कोई हम मकान बनाते हैं ना, तो मकान सीधे ऐसे ही तो नहीं बन जाता है कि दीवार उठाई, छत बनाया, मकान बन गया। पर वो दीवार उठाई और छत बनाया, तो वो दीवार और छत किससे बनाना है? ईंट से बनाना है। तो शब्द क्या है? वो ईंट की तरह है। जिस प्रकार ईंट से भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार शब्दों से भाषा रूपी भवन का निर्माण होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तभी उसे उचित अर्थ मिलता है, निकलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया शब्दों का महत्व क्या है कि उसी शब्दों से ही हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य से ही हम किसी से बातचीत कर पाते हैं। एक ध्वनि से अथवा अनेक ध्वनियों के मेल से अक्षर बनते हैं। तो एक या अनेक अक्षरों के समूह से शब्द, भारत, सुंदर, हिमालय, यमुना, वहां, और, की, आज, आ, जी, हाँ, पानी आदि शब्द हैं। इन शब्दों से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, अतः ये सभी सार्थक शब्द हैं। जबकि रतभा, वाणी, खट आदि अक्षरों के समूह तो हैं परंतु शब्द नहीं है, क्योंकि इनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। ये निरर्थक शब्द हैं। समझ में आ गया? और शब्दों से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। क्या क्या मुख्य विशेषता होती है शब्द की? कि शब्दों से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। ये वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचार को प्रकट करते हैं। हम किसी की बात सुनते हैं या अपनी बात कहते हैं या पढ़ते हैं, तो ये वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्यों में से निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। ये शब्द जो है वाक्यों में निश्चित कार्य करते हैं। जिसको जहाँ पे हम रखते हैं उसके हिसाब से इनका निश्चित कार्य होता है और उसी के आधार पे हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। तो अब आप समझ गए कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पद। शब्द और पद
तो पद किसको कहा जाता है, पहले वो भी जानना पड़ेगा कि यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, तथापि कभी कभी निरर्थक शब्द भी जब अर्थ व्यक्त करते हैं तो वे भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे मैं तो रोज की खटखट से तंग आ गया, यानी झगड़ा होता है ना, तो खटखट से तंग आ गया। राम और श्याम में खटपट हो गई। इन वाक्यों में खटपट तथा खटखट और खटपट निरर्थक शब्द हैं, परंतु वाक्य में सार्थक शब्दों की भांति प्रयुक्त हुए हैं, कोई अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शब्द और पद में अंतर। यानी शब्द तो आपने जान लिया कि सार्थक शब्दों के समूह को हम शब्द कहते हैं, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है, तब वे शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। जब इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके ऊपर व्याकरण के कई नियम लागू होते हैं, तो जब वो नियमों में बंध जाता है तो उसके अंदर भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ये शब्द उस समय जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये शब्द ना रहकर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। यही अंतर है, शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु पद जो है वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो पद हो जाता है। जैसे लड़का, कविता, सुनाना, ये तीनों शब्द हैं, परंतु नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द ना रहकर ये पद बन जाएंगे, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका रूप बदल गया। लड़के ने कविताएं सुनाई या लड़कों ने कविताएं सुनाई। अब लड़का जो है उसको लड़के कर दें या लड़कों कर दें, ठीक है, लड़के में परिवर्तन हो गया, लड़का में लड़के या लड़कों, ने जोड़ दिया गया, कविता का कविताएं हो गया और सुनना का सुनाई हो गया। और शब्द कोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। जो हमारा डिक्शनरी होता है ना, हिंदी का शब्द कोश कहते हैं उसको, तो शब्द कोश में क्या होता है, शब्द होता है, पद नहीं होता है। तो शब्द भंडार क्या है, जो कि हमारी डिक्शनरी होती है उसी को कहते हैं शब्द भंडार। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हमारे में भी क्या है, देशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, तो ये कई तरह के 4-5 शब्द हैं। आगत ध्वनियाँ, तो जो जहाँ से ली गई है, जो शब्द हम जहाँ से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उनके अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ये सब हमारे शब्द भंडार में हैं कि जिनका हम प्रयोग करते हैं। प्रत्येक भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि अथवा कमी होती रहती है। समय के साथ साथ नए शब्दों का समावेश होता रहता है तथा कुछ शब्द पुराने होकर व्यर्थ हो चलते हैं। जैसे आजकल दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं और गज, शेर, छटाक जैसे पुराने शब्द समाप्त हो गए हैं। पहले जो हम बाजार से सामान लेते थे, कपड़े खरीदते थे, तो वो गज में मिलता था, अभी मीटर में मिलता है। सब्जी और अनाज हम शेर और छटाक से लेते थे, अब हम किलो से लेते हैं, ठीक है। तो ये शब्द पुराने हो गए हैं, तो ये अपना अर्थ समाप्त करते जा रहे हैं, इनका प्रयोग नहीं होता है। अब हम जानते हैं शब्द और पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। कोई भी शब्द जब तक कोश में रहता है शब्द कहलाता है, जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो विभक्तियों से युक्त होकर पद कहलाता है। जैसे बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जब कोश में इसका एक निश्चित अर्थ होता है कि किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बालिका खाना खा रही है, बालिकाएं खाना खा रही हैं, बालिकाओं को खाना खाना चाहिए और बालिकाओं खाना खाओ। ये सब अलग अलग एक ही शब्द से अलग अलग वाक्य बन गए, उनमें थोड़ा विकार उत्पन्न होकर व्याकरण के नियमों के अनुसार। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि वाक्य में प्रयुक्त बालिका, बालिकाएं, बालिकाओं, बालिकाओं तथा बालिकाओं चारों पद हैं, शब्द नहीं, कारण इनमें विभक्तियां लगी हैं।
अब बालिका जो था उसके बाद से बालिका खाना खा रही है, तो उनमें क्या हुआ है कि आगे आगे जब हमने विभक्तियां लगा दी हैं तो क्या हुआ है, इनमें परिवर्तन हो गया है। बालिका का बालिकाएं हो गया है, बालिका का बालिकाओं हो गया है। ठीक है, तो वो अब शब्द नहीं रह गए, अब क्या बन गए हैं, पद बन गए हैं। प्रथम वाक्य में प्रयुक्त बालिका शब्द में तो कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए क्या यह शब्द है, तो उसका आंसर है नहीं। इसमें शून्य विभक्ति लगी है, यह वाक्य का ही एक अंग है तथा कर्ता की भूमिका निभा रहा है। तो अब पहले वाले में देखो शब्द था बालिका और पहला हमारा वाक्य था बालिका खाना खा रही है। तो अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन करो कि मैम ये बालिका, तो यहाँ पे भी बालिका ही लिखा है, तो क्या ये शब्द है कि पद है, तो उसका आंसर है कि ये शब्द नहीं है, ये पद बन गया है। यहाँ विभक्ति तो शून्य है, परंतु यहाँ पर ये बालिका कर्ता की भूमिका निभा रहा है, अतः लड़की शब्द यहाँ पद है। अब पद में प्रयुक्त शब्दों के भेद। पद में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, कोशीय और व्याकरणिक। कोशीय तथा व्यवहारिक शब्द, जो शब्द पद में प्रयुक्त होने पर भी कोशगत अर्थ का वहन करते हैं, जो शब्द कोश में अर्थ लिखा है उसी अर्थ का वहन करते हैं, तो वे कोशीय शब्द कहलाते हैं। जैसे मेरी ओर से यह उपहार लो, तुम अब खाना खा लो। प्रथम वाक्य में प्रयुक्त लो तथा दूसरे वाक्य में प्रयुक्त लो में अंतर है। मेरी ओर से यह उपहार लो यानी तुम ले लो, ठीक है। तुम अब खाना खा लो यानी तुमको खाना खाना है, दोनों में अंतर है, तो लो में अंतर है। दूसरे वाक्य के लो का वही अर्थ है जो कोश में है, यह कोशीय शब्द है। दूसरे वाक्य में तुम अब खाना खा लो यानी कि तुमको ये चीज काम कर लेना है, और पहले वाले में हम आग्रह कर रहे हैं कि मेरी ओर से यह उपहार लो, और उसमें तुमको खुद करना है, ले लो, तुम अब खाना खा लो, ठीक है। तो दूसरे वाक्य में आता है यह कोशीय शब्द है। दूसरे वाक्य में प्रयुक्त लो शब्द खाना क्रिया की रंजकता को बढ़ा रहा है, अतः इसका अर्थ कोशीय नहीं है, वहां व्याकरणिक शब्द है। अतः यह कहा जा सकता है कि वाक्य में कोशीय अर्थ की बजाय व्याकरणिक भूमिका निभाने वाले शब्द व्याकरणिक कहलाते हैं। प्रथम वाक्य में जो प्रयुक्त लो तथा दूसरे वाक्य में लो में अंतर है। दूसरे वाक्य के लो का वही अर्थ है जो कोश में है, अतः यह कोशीय शब्द है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है। दूसरे वाक्य में लो का वही अर्थ है, तो दूसरे की जगह यहाँ आएगा प्रथम वाक्य में। प्रथम वाक्य में लो का वही अर्थ है जो कि कोश में है, और दूसरे वाक्य में लो का अर्थ ये है कि उसमें व्याकरणिक अर्थ खाना खा लो का रंजिक वो बताया गया है, रंजकता को बढ़ा रहा है, तो वो व्याकरणिक कहलाने लगा है। समझ में आ गया? अब देखते हैं शब्द पद के भेद। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रमुख दो भेद होते हैं। प्रयोग अथवा परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो प्रमुख भेद होते हैं, विकारिक और अविकारिक। विकारिक जिसमें कि परिवर्तन होता है, जैसे लड़का है तो लड़के, लड़कों, ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहे जाएंगे? विकारिक। अविकारिक जिसमें कि परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारिक शब्द और अविकारिक शब्द। तो विकारिक शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारिक शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे जवानी, सोना, अच्छा, दौड़ना, तू, यह, वह, मैं, राम, श्याम आदि। विकारी शब्दों के मुख्य चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी जो शब्द प्रयोग के अनुसार बदलते नहीं है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे अथवा, किंतु, वाह,
अच्छा, धीरे धीरे आदि अविकारी हैं। जो अव्यय है वो अविकारी हैं। ठीक है, जब मैंने आपको समास पढ़ाया था तभी भी आपको ये चीज बताया था कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनके अंदर लिंग वचन और काल के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो। और ऊपर जो हमने शब्द बोले उनमें लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होता है तो वो विकारी हैं, और जिनमें लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तन ना हो वो अविकारी हैं। तो इनके मुख्य 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम पढ़ेंगे पदबंध। ठीक है, अब पदबंध बड़े ध्यान से आप लोग समझ लो। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, और जब पद व्यवस्थित समूह बना लेते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किए गए पद व्यवहारिक व्याकरण कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जो वाक्य में प्रयुक्त किए गए पद व्याकरणिक कार्य करते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में कोई व्याकरणिक कार्य करने लगते हैं तो इन पदों को पदबंध कहा जाता है। पहले तो शब्द बना, शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो पद बना। अब जब ये पद व्याकरणिक कार्य करने लगेगा तो क्या बन जाएगा? पदबंध बन जाएगा। पदबंध किसी विशिष्ट अर्थ को तो प्रदान करते हैं पर पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करते, इसलिए पदबंध जो को वाक्यांश भी कहते हैं। पदबंध है जो मतलब एक साथ कई पद जो बंध जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश भी कहते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस इकाई को पदबंध कहा जाता है। उदाहरण: अर्जुन तीर बरसाने लगा। श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन तीर बरसाने लगा। अब श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन, ये एक साथ जुड़ गया, अर्जुन के बारे में ही बात कही जा रही है। उपयुक्त पहले उदाहरण में अर्जुन संज्ञा पद है, किंतु दूसरे वाक्य में श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन संज्ञा पदबंध है। अब समझ में आया आपको? जब तक सिर्फ अर्जुन था वाक्य में तब तक वो क्या था? पद था। पर उसके साथ हमने एक जो जोड़ा, श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन तीर बरसाने लगा, तो ये क्या हो गया? जो काले जो गाढ़े रंग से लिखा है श्री कृष्ण का परम भक्त अर्जुन, वो क्या हो गया है? पदबंध हो गया है। ठीक है, पदों के ऐसे ही बंध समूह को पदबंध कहते हैं। अर्जुन रथ से उठा, अर्जुन रथ से उठ गया। ठीक है, अर्जुन रथ से उठा और अर्जुन रथ से उठ गया। पहले वाक्य में उठा क्रिया है, लेकिन दूसरे वाक्य में उठ गया क्रिया पदबंध है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया पदबंध। पदबंध के भेद। अब हम देखते हैं पदबंध के कितने भेद हैं। तो पहला क्या है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, यानी कि 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कहाँ पे? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में क्या है? वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा मतलब जानते हो आप लोग, नाउन पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध में शीर्ष में संज्ञा पद होता है। शीर्ष यानी पहले, स्टार्टिंग में क्या होगा? संज्ञा पदबंध होता है, जो सेंटर ऊंचाई में जिसको बोलते हैं संज्ञा पद होगा, और अन्य सभी पद उस पर आश्रित होंगे। उदाहरण देखते हैं। लकड़ी से बनी यह अलमारी बहुत भारी है। लकड़ी से बनी हुई अलमारी जो है वो बहुत भारी है। गुलाबी सूट वाली यह लड़की सीलू है। ठीक है, तो ये जो अलमारी और लकड़ी है वो क्या है? संज्ञा है। और लकड़ी, अलमारी और लड़की वो दोनों चीज है संज्ञा। तो लकड़ी से बनी यह अलमारी बहुत भारी है, गुलाबी सूट वाली यह लड़की सीलू है।
ठीक है, तो जितने दूर अंडरलाइन है वो पूरा क्या है, संज्ञा पदबंध है। परिश्रम करने वाले छात्र को सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, छात्र क्या है, संज्ञा जातिवाचक, तो परिश्रम करने वाले छात्र को सफलता अवश्य मिलती है। यानी कि जो पूरा और बाकी परिश्रम करने वाले, ये सब कुछ, ये सारे वर्ड किस पे आश्रित है, छात्र पे, उस छात्र के लिए कहे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो किसी वाक्य में जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसमें शीर्ष में सर्वनाम पद होते हैं। इसमें कई पद मिलकर सर्वनाम इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जैसे गुलाब की तरह मुस्कुराने वाली तुम आज उदास क्यों हो। तुम अगर किसी का नाम होता तो संज्ञा होता, और तुम है वो सर्वनाम है। तो उसके लिए क्या पहले बताया जा रहा है कि गुलाब की तरह मुस्कुराने वाली तुम, यानी तुम, ये जो आगे जितने शब्द है वो किस पे आश्रित है, जिसके लिए कहा जा रहा है, जो तुम शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उस पे आश्रित है। तो उदास क्यों हो, कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले तुम आज गुर्रा क्यों रहे हो। ठीक है, तो तुम जिसको कहा जा रहा है उसके लिए क्या एक और बातें कही जा रही हैं, कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले, यानी ये सारे शब्द किस पे आश्रित है, तुम पे। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध। क्रिया यानी कि जिसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं, जब एक नहीं अपितु अनेक क्रियापद मिलकर वाक्य में क्रिया का काम करते हैं वहां क्रिया पदबंध होता है। इस पदबंध में शीर्ष में क्रिया रहती है। नाव पानी में डूबती चली गई। ठीक है, डूबना क्या है, क्रिया। तो डूबती चली गई, आगे जो चली गई जो दो वर्ड लिखा गया है वो उसके ऊपर आश्रित है। नाव पानी में डूबती चली गई, यानी जो क्रिया लिखा गया है उसके अगल बगल जो लिखा गया है शब्द वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। मैं मंदिर से वापस आ रही थी। ठीक है, मैं मंदिर से वापस आ रही थी, आना क्या है, क्रिया, और रही थी उसके साथ, तो वो क्रिया पदबंध हो गया। जहाज मुंबई तट के पास डूबता चला गया। मैं अमेरिका जाकर रहूंगा, जाना क्या है, क्रिया, और जाकर रहूंगा तो ये क्रिया पदबंध हो गया। अब विशेषण पदबंध, जब किसी पद समूह के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराया जाता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जब किसी पद समूह के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। तो विशेषण वही शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण पदबंध में शीर्ष में विशेषण होता है, अन्य पद उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। इसमें मुख्यतः प्रविशेषण लगता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं वो भी जान लो। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण, और विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो अब प्रविशेषण बहुत सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है, और बहुत सुंदर लगा दिया तो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत ज्यादा सुंदर है। थोड़ा नमकीन, नमकीन तो खुद विशेषता है यानी विशेषण है, उसको उसका प्रविशेषण हो गया थोड़ा। ज्यादा मीठा, बहुत फीका। ठीक है, तुलनात्मक, सदृश्यात्मक, सिंह जैसा बलवान, जब हम कहते हैं सिंह जैसा बलवान व्यक्ति, तो सिंह जैसा बलवान, बलवान भी जोड़ा और सिंह जैसा भी जोड़ा। तब उदाहरण देखिए, प्रविशेषण जो ये विशेषण पदबंध है, भजन गाती हुई औरतें मंदिर से बाहर निकली। भजन गाती हुई औरतें, भजन की जो विशेषता बताई जा रही है कि भजन गाती हुई औरतें, यानी वो औरत की विशेषता बताई गई कि वो गाती है, और उस गाने की भी विशेषता बताई जा रही है कि भजन गा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। गुस्से में दहाड़ने वाला शेर अब शांत है। शेर की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो दहाड़ता है,
और दहाड़ता भी कैसा है, दहाड़ने की भी विशेषता बताई जा रही है कि गुस्से में, तो गुस्से से दहाड़ने वाला शेर अब शांत है। गहरी नीली कमीज पहनो। अब कमीज की विशेषता है नीली, ठीक है, उसका विशेषण है नीली, और नीली का भी प्रविशेषण है गहरी। गहरी नीली कमीज पहनो। अब हम पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं पहले वो जान लो। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण हम कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो पद समूह क्रिया विशेषण का काम करते हैं उसे क्रिया विशेषण पद कहते हैं। इसे अव्यय पद भी कहते हैं। उदाहरण, कार बहुत धीमी गति से चल रही है। अब चलना क्या है, क्रिया, पर वो क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है कि धीमी गति से चल रही है, ठीक है। तो कार बहुत धीमी गति से चल रही है। अभी पहले आपको जब क्रिया विशेषण मैं पढ़ाऊंगी, क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, फिर उसके बाद से रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक में जगह बताया जाता है, कालवाचक में समय, रीतिवाचक में क्रिया के करने का तरीका। स्थानवाचक में क्रिया कहाँ की जा रही है ये बताया जाता है। कालवाचक में कब की जा रही है समय बताया जाता है। रीतिवाचक में किस तरह की जा रही है क्रिया ये बताया जाता है। और परिमाणवाचक में उसका माप तोल बताया जाता है, मात्रा बताई जाती है। छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया। दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया, तो वहां पे क्या बता दिया गया, छोटा बच्चा, बच्चे की विशेषता बताई जा रही है। उसका दौड़ना जो है, दौड़ते दौड़ते थक गया था। थकना उसकी क्रिया है और वो दौड़ रहा है, दौड़ने की वजह से वो थका। क्रिया, थकना क्रिया की विशेषता बताई गई दौड़ते दौड़ते। ये सब व्यक्ति जोर जोर से बात कर रहे हैं। बात करना क्रिया है, जोर जोर से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे से बात कर रहे हैं, तो ये क्रिया की विशेषता है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपको इसके अभ्यास के प्रश्न करने हैं। आज इसके अभ्यास के जितने प्रश्न हैं उसको आपको करना है, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो उसे आप वापस से मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।